हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले 2 दिन के करंट अफेयर आज के वीडियो में कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने आपसे पिछले वीडियो में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि ये जो वरुणा एक्सरसाइज है, या फिर जिसको वरुण एक्सरसाइज भी बोलते हैं, ये कौन से 2 देशों के बीच में कंडक्ट करी जाती है। आई मीन भारत कौन से देश के साथ इसको कंडक्ट करता है। तो इसका सही आंसर है भारत और फ्रांस के बीच में हर साल ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है। इस बार 2024 में वरुण एक्सरसाइज का 22वां संस्करण आयोजित किया गया था और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। तो जिन लोगों ने भी 4th वन आंसर किया था उन सभी के आंसर सही हैं। इसी तरीके से एक और एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं हैंड इन हैंड। क्या बोलते हैं? हैंड इन हैंड। ये आर्मी एक्सरसाइज है। ये इंडिया चाइना के साथ कंडक्ट करता है। और एक एक्सरसाइज आप और ध्यान रखिए, वज्र प्रहार इसको बोलते हैं। ये हम हर साल कंडक्ट करते हैं अमेरिका के साथ। इसी तरीके से अभी कुछ टाइम पहले एक एक्सरसाइज थी जिसका नाम है बोंगो सागर। ये कंडक्ट करी गई है। तो ये हम कंडक्ट करते हैं हर साल बांग्लादेश के साथ। तो ये जो नेवल एक्सरसाइज है या मिलिट्री एक्सरसाइज है, आप ध्यान रखिए, हर साल इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर चाहे वो आपसे स्टैटिक जीके से पूछे या फिर करंट अफेयर से बनाकर पूछे। अब शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले आपको बता दूं, अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इस टाइम पर जो पहले ऑफर चल रहा था उससे कहीं ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि अभी फाउंडेशन बैच आपको डिस्काउंट के बाद 950 रुपये का मिल जाता था, वो अब और ज़्यादा कम हो गया है। 712 में ही आप इसे अवेल कर सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो आज तक ही नहीं आया है। और आपको लगाना है सुल्तान कोड। तो टेक्स्ट बुक पर आप कोई भी बैच अवेल कर सकते हैं मेरा कोड लगाकर, और जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप सुल्तान टाइप करके अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे उससे भी कहीं ज़्यादा प्राइस नीचे हो जाएगा। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने 25 केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया है? फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब यह है कि उन्हें प्रायोरिटी पे रख के लॉन्च किया है। तो यह है राजस्थान सरकार। राजस्थान में पिछले साल ही बीजेपी की सरकार आई है। इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और इस टाइम पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर भजन लाल शर्मा। तो उन्हीं के द्वारा 25 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और कुछ राजस्थान गवर्नमेंट की हैं। इन सभी योजनाओं को प्रायोरिटी बेसिस पर रखा जाएगा। इसमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। कौन सी योजना है? जल जीवन मिशन। इसका मेन उद्देश्य है कि राजस्थान के हर एक घर के अंदर पीने के पानी की बेहतर फैसिलिटी होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को पीने का स्वच्छ पानी मिले और किसी भी घर वाले को पानी लेने के लिए बाहर ना जाना पड़े। टैप वाटर की फैसिलिटी हर एक घर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। यह है इसका मेन उद्देश्य। इसी के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि अब से महीने की हर 7 तारीख को जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद ही अपने आवास में इस योजनाओं की रिपोर्ट लिया करेंगे। और इसके लिए जितने भी डीएम हैं और दूसरे अधिकारी हैं वो सब जाकर सीएम आवास पे पूरी रिपोर्ट देंगे मुख्यमंत्री को। राजस्थान में गवर्नर हैं हरिबाबू किशन राव बागदे। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसने ड्रोन बनाने वाली कंपनीज को हाल ही में प्रपोजल्स के लिए इनवाइट किया है? तो यह है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। नायडू सरकार ने फैसला लिया है कि ये आंध्र प्रदेश को कैपिटल ऑफ ड्रोन्स बनाएंगे। मतलब ये ड्रोन कैपिटल पूरे देश भर की बनाना चाहते हैं आंध्र प्रदेश को। इसके लिए इन्होंने भारत के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस या एमएसएमईज हैं उन सभी को बुलाया है जो कि ड्रोन्स के सेक्टर में काम करते हैं। केवल भारत के ही नहीं, दुनिया भर के भी और कई सारे ड्रोन प्लेयर को इन्होंने इनवाइट किया हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ये चाहती है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में जो कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 300 एकड़ ज़मीन में एक पूरा ड्रोन बनाने का प्लांट लगाया जाएगा। और इसमें केवल एक ही सेक्टर नहीं, मल्टीपल सेक्टर्स के ड्रोन बनाए जाएंगे। ऐसे ड्रोन्स जो कि एग्रीकल्चर के लिए भी सहयोग करेंगे, एग्रीकल्चर में कीटनाशक का छिड़काव वगैरह करने के लिए। साथ में ऐसे ड्रोन्स जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी सपोर्ट करेंगे कि आप ड्रोन्स की मदद से हायर एल्टीट्यूड में दवाइयाँ भिजवा सकते हो या वाटर बॉडीज़ को पार करके भी दवाइयाँ भिजवा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए
काफ़ी हाइट पे हमारी सेना बैठी हुई है। अब ऐसे में उन तक मेडिसिन पहुंचानी है या खाने का सामान पहुंचाना है तो आप ड्रोन से ईजिली उन्हें पहुंचा पाओगे और बहुत ही कम टाइम में। एंड इसके अलावा डिफेंस में तो हमें चाहिए ही होते हैं ड्रोन्स। तो ओवरऑल हर एक सेक्टर के लिए ड्रोन्स टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर अवेलेबल हो, ये चाहती है आंध्र प्रदेश सरकार। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ये टारगेट लेकर चल रही है कि 2030 तक आंध्र प्रदेश को ड्रोन कैपिटल हम बना पाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा सिस्टम। और यहाँ के गवर्नर हैं एस अब्दुल नज़ीर। कौन है एस अब्दुल नज़ीर? एमपी का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और इन्हीं के द्वारा मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सागर। तो यहीं पर एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करी गई है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 258 स्क्वायर किलोमीटर में फैली होगी और इसको अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है कल के दिन, मतलब 14 अप्रैल को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। एक तरीके से डॉक्टर BR अंबेडकर को समर्पित होगी यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया है इस साल। ध्यान रखिए इस बार हम लोगों ने कल के दिन मतलब 14 अप्रैल को कौन सी अंबेडकर जयंती मनाई है? तो 134वीं अंबेडकर जयंती इस साल हम लोगों ने मनाई हुई है। और ये जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पड़ेगी तहसील बांदा के अंतर्गत। वैसे बांदा यूपी में आता है लेकिन तहसील अगर पूरी काउंट करें तो क्योंकि यूपी और एमपी का बॉर्डर लगता है ना, तो वहीं पर जैसे ही एमपी बॉर्डर शुरू होता है तो वहीं पर सागर डिस्ट्रिक्ट है। तो और सागर डिस्ट्रिक्ट में ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी। मध्य प्रदेश में गवर्नर हैं मांगू भाई पटेल। कौन है? मांगू भाई पटेल। ये कौन से क्रिकेटर हैं जिनको अभी हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इनको कौन नहीं जानता है। वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी रह चुके हैं और ये हैं जेम्स एंडरसन। और इतनी ज़्यादा एज तक फिट रहने वाले बहुत ही चंद खिलाड़ी हैं। मतलब आप समझ लीजिए उंगलियों पे आप गिन लोगे और आपकी 10 उंगलियां में ही अंदर ही सारे खिलाड़ी आ जाएंगे। आप समझ लीजिए एंडरसन की जो एज है ये 42 साल है इस टाइम पर। और जिस हिसाब से इनकी फिटनेस है आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 704 विकेट ये ले चुके हैं क्रिकेट फॉर्मेट में। और जब तक ये खेले हैं तब तक इंग्लैंड के ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर भी रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक थे, तो जब ऋषि सुनाक ने अपना रेजिग्नेशन दिया था तो जस्ट रेजिग्नेशन से पहले उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी और ये लिस्ट थी जिनको नाइटहुड के लिए रिकमेंड किया गया था। तो उस लिस्ट में इकलौते ऐसे क्रिकेटर थे जेम्स एंडरसन। तो अब इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जेम्स एंडरसन पिछले साल गर्मियों में ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। 1 साल के बाद अब इनको सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले नाइटहुड की उपाधि कुछ टाइम पहले लुइस हैमिल्टन को दी गई थी। हैमिल्टन को कौन नहीं जानता है, मर्सिडीज टीम से खेलते हैं एंड वर्ल्ड क्लास फार्मूला 1 रेसर हैं। 2025 के CSA मेडल ऑफ अचीवमेंट से किसको सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं डॉक्टर अम्बरीश मिथाल। क्या नाम है? डॉक्टर अम्बरीश मिथाल। और बेसिकली ये एक एंडोकाइनोलॉजिस्ट है। एंडोकाइनोलॉजिस्ट का मतलब जानते हैं क्या है? मतलब एक ऐसा एक्सपर्ट जो कि बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके स्पेशलिस्ट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में होती हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रिकवर करने का काम करती हैं, साथ में हमारे पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाने का काम करती हैं। तो उसी के ये स्पेशलिस्ट हैं। और इस टाइम पर ये पूरे भारत में 22 हॉस्पिटल्स का ग्रुप है मैक्स हेल्थ केयर, तो उसके ये चेयरपर्सन भी हैं। और 2015 में भारत सरकार की तरफ से भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो अब इनको CSA मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है हाल ही में। CSA का मतलब है यहाँ पर कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स। अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स का रिपोर्ट आई है 2025 की। इस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का ये कौन सा एयरपोर्ट है जिसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है? तो ये पहली बार नहीं है, ये 13वीं बार ऐसा हो रहा है जब सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट नंबर 1 पे बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है पूरे दुनिया का। तो चांगी एयरपोर्ट रहा इस बार नंबर 1 पे। और दूसरे नंबर पे जो रहा है ये है कतर की कैपिटल दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और तीसरे नंबर पे जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा है। ये टॉप 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं पूरे दुनिया के। अगर भारत में बात करें
तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये भारत ही नहीं पूरे साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। और साथ में बेंगलोर का जो कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भी पूरे साउथ एशिया का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये ओवरऑल एयरपोर्ट के क्राइटेरिया पर बेस्ट एयरपोर्ट है, लेकिन अगर बेंगलोर के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल की बात करें तो ये अपनी फैसिलिटीज़ और पैसेंजर के फीडबैक के आधार पर बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। और ध्यान रखिए, बेंगलोर का कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक भारत का इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर एयरबस चलाई जा रही है। एयरबस का मतलब हवा में आप यह समझ लीजिए ज़मीन से करीब 30 फीट तक उड़ती है। एक हेलीकॉप्टर की रेंज की है टैक्सी, वो चलती है बैटरी से, तो वो आपको रनवे पर ही दिख जाएगी, रनवे से जस्ट पहले। तो वो ऐसे यात्री जो कि मुश्किल से चल पाते हैं उनको लाने ले जाने के लिए स्टार्ट करी गई है। और ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हाल ही में जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है ट्री मैन। क्या नाम है? ट्री मैन। इनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थे और इनको ये निक नेम दिया गया था ट्री मैन। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे तेलंगाना से। और इनका जो रियल नेम है वो था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दारीपल्ली रामैया। दारीपल्ली रामैया, ठीक है। और जानकर आप हैरान हो जाएंगे, इन्होंने अपने करियर में 1 करोड़ से ज़्यादा प्लांट लगाए हुए हैं। मतलब जिसने अपने जीवन में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए हों उसने पर्यावरण के लिए और दूसरी सोसाइटीज़ के लिए क्या क्या काम किया है आप समझ सकते हैं। और इनको भारत सरकार की तरफ से 2017 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो हाल ही में इनको दिल का दौरा पड़ा और इनका गांव तेलंगाना का खम्मन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है और वहीं पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनकी मौत हो गई। तो ट्री मैन के नाम से भी इनको जाना जाता था और इन्हें एक और नाम दिया गया था, ग्रीन क्रूसेडर। क्या नाम दिया गया था? ग्रीन क्रूसेडर, मतलब हरित योद्धा के नाम से भी इनको जाना जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी एनिवर्सरी इस साल मनाई गई है? तो फिलहाल तो आप ध्यान रखें कि इस साल जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था और यह दिवस था 13 अप्रैल, और इस बार इसकी 106वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कौन नहीं जानता है? मैं आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाता हूँ और काफ़ी डिटेल में बताता हूँ वहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। हालांकि अपने आप में ये मैसेकर था और इंडिपेंडेंस मूवमेंट के सबसे बड़े मैसेकर में से एक था। कांग्रेस के डेटा के हिसाब से अगर देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 2500 लोग जख्मी हुए थे। हाल ही में फार्मूला 1 बहरैन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? तो ये हैं ऑस्कर पियास्त्री, और पियास्त्री मैकलैरेन टीम से खेलते हैं और इस साल का ये इनका दूसरा टाइटल है। पियास्त्री इससे पहले भी एक टाइटल जीत चुके हैं। तो अभी पियास्त्री रहे नंबर 1 पे बहरैन ग्रैंड प्रिक्स पे, दूसरे नंबर पे रहे हैं जॉर्ज रसल, और रसल जो हैं ये मर्सिडीज़ टीम से खेलते हैं सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो रहे हैं ये रहे हैं लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस भी मैकलैरेन टीम से हैं। तो मैकलैरेन टीम के दोनों खिलाड़ी पहले और तीसरे नंबर पे आए हैं और जॉर्ज रसल जो कि मर्सिडीज़ के हैं ये दूसरे नंबर पे रहे हैं। ये कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको चाइना में आयोजित मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है आमिर खान। आमिर खान को सम्मानित किया गया है मास्टर ह्यूमर अवार्ड से। और आपको पता है चाइना में आमिर खान की फिल्में बहुत ही पसंद करी जाती है। जो चाइनीज़ लोग हैं ये इनको अंकल मी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? अंकल मी, ठीक है। और बहुत ही मुश्किल है कि आमिर खान की कोई मूवी चाइना में ना चली हो। इनकी लगभग सारी मूवीज़ चाइना में चलती हैं और लोग इसे बहुत ज़ोर शोर से पसंद करते हैं। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ना, ये भी वहाँ पर आमिर खान के साथ अवार्ड्स लेने में मौजूद थी। और इनके बारे में आपको बता दूँ, इनका नाम है गौरी, पूरा नाम है इनका गौरी इस्प्रात। ये बेंगलोर से बिलोंग करती हैं और ये एक सलून चलाती हैं और आमिर खान की लेटेस्ट गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी पिछले महीने 14 मार्च को आमिर खान का बर्थडे था, तब आमिर खान ने इनके बारे में रिवील किया। तो काफ़ी न्यूज़ में चल रही हैं, ट्रेंडिंग है, क्योंकि आमिर खान की जो मैरिज लाइफ है वो काफ़ी न्यूज़ में भी रहती हैं। तो अब इनकी नई गर्लफ्रेंड है गौरी इस्प्रात, इन्होंने भी यहाँ पर इस मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में हिस्सा लिया है।
ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में हाइब्रिड जो बीज हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया है, और वो भी धान के बीज हैं। तो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं धान की जिनके बीजों पर बैन लगा दिया है। ये है पंजाब में भगवंत मान की सरकार। अब भगवंत मान सरकार का कहना है कि ये एक तरीके से ये कुछ ऐसे बीज हैं जिनकी प्रजातियों से सरकार को ना फ़ायदा हो रहा है और ना ही किसानों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन किसानों का और जो एक्सपर्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनका मानना इसके जस्ट अपोजिट है। किसानों ने पंजाब सरकार के ऊपर ब्लेम किया है और साथ में बोला है कि हमारे हिसाब से तो ये ऐसे बीज हैं जिन पर पंजाब गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, ये हमें पूरे तरीके से फ़ायदा देती हैं, एंड हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पंजाब सरकार क्या करना चाहती है और क्यों इन्होंने बैन लगा दिया है। इवन इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर के जो स्पेशलिस्ट हैं उनका भी कहना है कि पिछले कई दशकों से ये जो हाइब्रिड पैडी के जो बीज हैं ये काफ़ी बेहतर फसल होते चलते चले आ रहे हैं, और हर साल इसकी वजह से किसान बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं और सरकार भी कमाती है। बट इसमें अभी पंजाब सरकार ने कोई पर्टिकुलर या आप बोल सकते हो ठोस रीज़न नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इसको इतना कहकर टाल दिया है कि इसकी वजह से गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है, तो हम ये कुछ ऐसे बीज हैं जिनको अब हम बैन करते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने इस तरफ भी ध्यान बटाया है कि भारत सरकार का एक सीड एक्ट है, ठीक है। यह सीड एक्ट 1966 में आया था, 1966 में। तो ये जो सरकार ने फैसला लिया है सिर्फ अपने ही बिहाफ पर बैन कर दिया है। ये एक तरीके से सीड एक्ट 1966 का उल्लंघन है। और पंजाब में इस टाइम पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। ये कौन सा राज्य है जिसने रशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन रोसाटैम के साथ एमओयू साइन किया है, और ये इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर राज्य के अंदर एक छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएंगे जो कि थोरियम बेस्ड होगा। जैसे यूरेनियम बेस्ड होता है ना रिएक्टर, वैसे ही थोरियम बेस्ड ये स्मॉल रेंज का रिएक्टर बनाया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र सरकार है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही रोसाटैम के साथ ये पैक्ट साइन किया है। रोसाटैम जो है ये एक रशियन एजेंसी है जो कि यूरेनियम एंड थोरियम जैसे फ्यूल के बेसिस पर मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने का काम करते हैं। तो अब महाराष्ट्र में आने वाले समय में रिएक्टर बनाया जाएगा जिसकी मदद से हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट होंगे वो काफ़ी बेहतर हो पाएंगे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पे सीपी राधाकृष्णन। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में राज्य में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लॉन्च करी है? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है और एमपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि मध्य प्रदेश जो है ये पूरे भारत भर में दूध के उत्पादन में नंबर 1 रहे। फिलहाल अगर एमपी की बात करें तो एमपी पूरे भारत में तीसरे नंबर का वो स्टेट है जो कि दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे राजस्थान है। अभी कुछ टाइम पहले तक हरियाणा नंबर 1 पे हुआ करता था, लेकिन अब हरियाणा सीधे चौथे नंबर पे आ गया है। हरियाणा में दूध का उत्पादन काफ़ी कम हो गया है। हालांकि अगर बात करें तो अभी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो हरियाणा का करनाल डिस्ट्रिक्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बट ओवरऑल अगर देखें तो यूपी नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे राजस्थान और थर्ड नंबर पे एमपी है। पूरे भारत भर में जितना भी दूध का उत्पादन होता है उसका 9% अकेले एमपी पैदावार करता है, और एमपी को नंबर 1 बनने के लिए ये 9% को बढ़ाकर 20% दूध का उत्पादन अकेले करना होगा। और एमपी गवर्नमेंट ने इस योजना का नाम रखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर, ठीक है। और इस बार 134वीं बर्थ एनिवर्सरी उनकी मनाई है, उसी उपलक्ष्य में इस योजना को लॉन्च किया गया है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने यूरोपियन कंपनीज के साथ पैक्ट साइन किया है और ये राज्य के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं? तो ये है कर्नाटक सरकार, और कर्नाटक में मुख्यमंत्री हैं सिद्धार्थ मैया। इन्हीं के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि कर्नाटक में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट होगा हुबली से लेकर धारवाड़ तक। कहाँ तक? हुबली से धारवाड़ तक, ठीक है। तो हुबली से धारवाड़ तक एक ऐसी मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी जो कि पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होगी। जैसे अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली से लेकर मेरठ तक के लिए एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चलाया गया था, जिसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन भी लिया था भारत सरकार ने। उसी तरीके से कर्नाटक सरकार ये करना चाहती है। अब इसके लिए 2 यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने पैक्ट साइन किया है।
एक कंपनी है जिसका नाम है एसएसबी एजी और दूसरी है जिसका नाम है हेस एजी। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैक्ट साइन किया है और यही मदद करेंगी कर्नाटक सरकार की। एनटीपीसी जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और भारत में बिजली पैदा करने की काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो एनटीपीसी ने 2032 तक के लिए अपनी जो थर्मल कैपेसिटी है इसका टारगेट बढ़ाकर कितना कर लिया है। तो पहले एनटीपीसी टारगेट लेकर चल रही थी कि 2032 तक ये 26,000 मेगावाट तक की बिजली की अपनी कैपेसिटी कर लेंगे। लेकिन अब इनकी एक हाई लेवल की मीटिंग हुई और उसी में फैसला लिया गया कि 4,000 मेगावाट बिजली टारगेट को और बढ़ा दिया जाए और ओवरऑल अब 30,000 मेगावाट टारगेट लेकर चल रही है एनटीपीसी कि 2032 तक हम 30,000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी को अचीव कर लेंगे। फिलहाल 2025 के लिए जो टारगेट है ये करीब 3500 मेगावाट बिजली बनाने का टारगेट है 2025 से 26 के सत्र के लिए। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और चेयरपर्सन है गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, ये कौन से दिन मनाया गया है? तो हाल ही में ये 12 अप्रैल के दिन मनाया गया दिवस है और हर साल ये 12 अप्रैल को ही मनाया जाता है क्योंकि ये दिन था 12 अप्रैल 1961 का, जब दुनिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च किया गया था और उसमें थे यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रशिया से बिलोंग करते थे और यूरी गागरिन ही दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखा था। तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल ये एनिवर्सरी मनाई जाती है 12 अप्रैल को, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का परीक्षण किया है, जिसका नाम है गौरव। तो ये जो गौरव नाम का नया बम बनाया गया है जो कि लॉन्ग रेंज का गाइडेड बम है, इसका जो ट्रायल है ये डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली किया गया है। अब ये जो बम है इसकी जो रेंज है ये आप समझ लीजिए 100 किलोमीटर है और इसको जो टेस्ट किया गया है ये सुखोई के साथ किया गया है। सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट है, इसी से इसको ट्रिगर किया गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर इस पॉइंट से इसे फाइटर जेट से ट्रिगर किया जाए इस बॉम्ब को, तो ये 100 किलोमीटर दूर जाके और पिन पॉइंट पर ही टारगेट कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। आप ये समझ लीजिए कि आप 100 किलोमीटर दूर एक पिन अगर रख देते हैं छोटी सी, तो ये उसको भी लॉक कर लेगा अपने टारगेट पे और ये बॉम्ब डायरेक्ट उस पिन को ही जाकर हिट करेगा। इतनी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है। इसका टेस्ट लास्ट ईयर होना था बट इसकी एक्यूरेसी की ही वजह से इसका टेस्ट काफ़ी डिले हुआ और फाइनली उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में इसको सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। इसकी टेस्टिंग भी एक दिन में नहीं हुई है, टेस्टिंग में 3 दिन लगे हैं। 8 से लेकर 10 अप्रैल तक इसको टेस्ट किया गया है। इस बॉम्ब को अकेले डीआरडीओ ने नहीं बनाया है, साथ में अडानी डिफेंस सिस्टम, अडानी टेक्नोलॉजीज और भारत फोर्ज लिमिटेड, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा कई सारे छोटे छोटे एमएसएमईज ने भी सपोर्ट किया है इस ग्लाइड बॉम्ब को बनाने के लिए। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और चेयरपर्सन है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। हाल ही में भारत के द्वारा जो आसियान इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट की जो मीटिंग है ये नई दिल्ली में आयोजित करी गई। तो भारत ने इस बार कौन सी मीटिंग को होस्ट किया है? तो इस बार 8वीं मीटिंग आयोजित करी गई भारत की राजधानी नई दिल्ली में, 8th मीटिंग। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि आसियान के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सब भारत से व्यापार को लेकर समझौता करेंगे और ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देंगे। आसियान जिसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या आप बता सकते हो कौन से ईयर में इसकी स्थापना करी गई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इस मीटिंग को मल्टीपल कंट्रीज़ ने मैच किया, जैसे कि मलेशिया और वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, इन सभी कंट्रीज़ ने इसको अटेंड किया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत पूरे दुनिया में जितना भी व्यापार करता है उसका 11% अकेले आसियान के साथ करता है व्यापार। यह कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट के ऊपर 1 करोड़ 6 लाख का जुर्माना लगाया है? तो यह है एडई।
और एडई जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको मॉनिटर और कंट्रोल करती है एडई। एडई ही सभी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए मानक बनाने का भी काम करती है, मतलब रूल्स यही कंपनी बनाती है। तो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट, क्योंकि कई सारे इंश्योरेंस बेचते हैं, लेकिन इन्होंने एडई के मल्टीपल रूल्स का वायलेशन किया है, जिसके लिए इनके ऊपर 1,06,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है एडई ने। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलोर और सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। जबकि एडई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद और इसके चेयरपर्सन है देबाशीष पांडा। कौन है? देबाशीष पांडा। मार्च निकल चुका है, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है मार्च 2025 में दुनिया में ये कौन सा एप्लीकेशन है जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। तो ये है चैट जीपीटी। ओपन एआई का प्रोडक्ट है चैट जीपीटी और इसने टिकटॉक और इंस्टाग्राम दोनों को पछाड़ते हुए नंबर 1 पे डाउनलोड हासिल किए हैं। मार्च 2025 के महीने में चैट जीपीटी के पूरे दुनिया भर में 46 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं। कितने? 46 मिलियन। जबकि अगर बात करी जाए तो इंस्टाग्राम के भी 46 मिलियन ही रहे हैं, बस चैट जीपीटी से थोड़े से कम है। और टिकटॉक रहा तीसरे नंबर पे, टिकटॉक के 45 मिलियन डाउनलोड्स रहे हैं। तो ये टॉप 3 हैं, लेकिन चैट जीपीटी ने पहली बार, या फिर आप बोल सकते हो पिछले कई टाइम से पहली बार कोई ऐसा ऐप है जिसने टिकटॉक और इंस्टा दोनों को पछाड़ते हुए लीड किया है डाउनलोड्स में। जो चैट जीपीटी है ये ओपन एआई का प्रोडक्ट है। ओपन एआई की स्थापना 2015 में करी गई थी। अमेरिकी कंपनी है, हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया। ये कौन सा ऐसा अफ्रीका का देश है जो कि पहला ऐसा अफ्रीकन कंट्री बन गया है जिसने भारत के इंटरनेशनल सोलर अलियांस को ज्वाइन कर लिया है? तो भारत सरकार के द्वारा 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलियांस की स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। और हाल ही में यह पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया है मॉरिशस। मॉरिशस ईस्ट अफ्रीका में पड़ने वाला देश है और इन्होंने ही आईएसए को हाल ही में ज्वाइन कर लिया है। भारत सरकार ने आईएसए की स्थापना इस आधार पर करी थी कि पूरे दुनिया में सोलर एनर्जी को लेकर भारत वर्ल्ड लीडर बन के उभरेगा, और ये बहुत तेजी के साथ काम भी कर रहा है। आप इसी से इमेजिन कर सकते हो कि 2015 में इसकी स्थापना करी गई है और अभी 10 साल हुए हैं, मतलब 2025 चल रहा है, और 10 सालों में ही 120 देश इसको ज्वाइन कर चुके हैं पूरे दुनिया के। मतलब 200 में से 120 देश इसे पहले 10 साल में ही ज्वाइन कर चुके हैं, और मॉरिशस 121वां देश अब बन गया है। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्प डेस्क लॉन्च करी गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसको इसलिए लॉन्च किया गया है टू हेल्प स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड एंड नेविगेट ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड रिलेटेड इश्यूज। कहने का मतलब यह है कि भारत में ऐसे व्यापारी जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वो टैरिफ्स को इस टाइम पर नहीं समझ पा रहे हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। उसका कारण यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने दुनिया भर में कई देशों के ऊपर अनाप शनाप टैरिफ लगा रखे हैं, जिसकी वजह से हर एक कंट्री ट्रेड करने में हेजिटेट हो रहा है अमेरिका से। और कई सारी ऐसी इकोनॉमिक्स हैं या फिर कई सारी ऐसी गवर्नमेंट हैं जो कि काफ़ी इरिटेट भी हो रही हैं ट्रंप के इस बिहेवियर से, क्योंकि ट्रंप का ये बिहेवियर एक तरीके से इकोनॉमी में डोमिनेंस दिखा रहा है। अब जिसकी वजह से भारत में भी कई सारे जो ट्रेडर्स हैं इनको मुश्किल हो रही है। तो भारत सरकार ने इसलिए ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्प डेस्क अनाउंस कर दी है, और जिसको भी किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है वो इस हेल्प डेस्क से मदद ले सकता है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और ये नंबर है 1800-111-550। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर है, इससे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। इवन एक ईमेल आईडी भी पब्लिश करी गई है, ये है dgftedi@nic.in। इस पर आप ईमेल करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आईपीएल 2025 का सीजन चल रहा है। इस बार 18वां आईपीएल खेला जा रहा है और हाल ही में विराट कोहली ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं T20 फॉर्मेट में जिन्होंने कितनी ऐसी बाउंड्रीज लगाई हैं। तो विराट कोहली पहले ऐसे खिलाड़ी हैं T20 फॉर्मेट में जिन्होंने 1000 बाउंड्रीज लगाई हैं, और इन 1000 बाउंड्रीज में से 721 4 बाउंड्रीज हैं और 279 6 बाउंड्रीज हैं। मतलब कहने का 721 चौके लगाए हैं और 279 छक्के लगाए हैं।
और ओनली अगर सक्सेस की बात करें तो विराट कोहली तीसरे नंबर पे हैं। विराट कोहली से ऊपर मतलब नंबर 1 पे हैं क्रिस गेल। क्रिस गेल के सबसे ज़्यादा सक्सेस हैं, 357 सक्सेस। दूसरे नंबर पे हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के 282 छक्के हैं। और तीसरे नंबर पे फिर हैं विराट कोहली, और विराट कोहली के हैं 279 सक्सेस। वैसे विराट कोहली रोहित शर्मा से केवल 3 छक्के ही अब दूर हैं। 4 सक्सेस अगर लगा लेते हैं तो रोहित शर्मा से आगे हो जाएंगे। और रोहित शर्मा तो वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, और ये सवाल है पॉलिटी से। डीपीएसपी जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने हमारे संविधान में कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। स्टैटिक जीके अगर आप मेरी कोई भी परचेज करना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली ऑर्डर करके कर सकते हैं। और अब से मैंने आपको एक और फैसिलिटी दी है, जो मैं टेलीग्राम पे आपसे डेली करंट अफेयर की पीडीएफ शेयर करता हूँ ना, उसी पीडीएफ में आप देखोगे बीच में बुक्स का ऑप्शन है। तो आप पीडीएफ में जैसे ही आप बुक पे क्लिक करोगे ना, आप सीधे वेबसाइट पे ही पहुंच जाओगे जहां से आप परचेज कर सकते हो उसे। तो ये काफ़ी बेहतरीन फैसिलिटी है। तो जाइए तुरंत टेलीग्राम पे, पीडीएफ खोलिए, करंट अफेयर अपने पढ़िए और साथ में बुक भी ऑर्डर कर लीजिए। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है मेरी ये बुक्स। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।